हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिशा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2022 में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज हम सामान्य हिंदी की तैयारी करेंगे और उसे सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हिंदी के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो है वर्ण, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो दोस्तों ज्ञ वर्ण दो वर्णों के संयोग से मिलकर बना है, ज प्लस यू। ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे कि जौ के नीचे हमेशा हलंत होता है और यू में कोई भी हलंत नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन होता है वो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ज्ञ। ठीक है। और दोस्तों जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। ठीक है। एक ज्ञ और श्य, त्र और श्र। ठीक है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है। तो इस प्रश्न में स्वर नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यू, क्योंकि ये यू क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है दोस्तों। पांचवें प्रश्न में है, नीचे दिए गए प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जानवी को 3 तरीकों से लिखा गया है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा जानवी का वो है ऑप्शन ए, जानवी। ठीक है। छठे प्रश्न में दीर्घायु का शुद्ध वर्तनी देखनी है हमने। तो दीर्घायु की जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन ए, दीर्घायु। वो इस तरह से लिखा जाता है। सातवें प्रश्न में हमें श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी देखनी है। इसमें है ऑप्शन ए, श्रृंगार, जो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। ये प्रश्न जो है काफी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 8वें में उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप होगा वो है डी, उ आधा ज पूरा ज व ल, उज्ज्वल। इसका सही रूप है। ठीक है। 9वें प्रश्न में अंतः साक्षी का जो शुद्ध रूप होगा वो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतः साक्षी। ठीक है दोस्तों। 10वें प्रश्न में आस्तिक का शुद्ध रूप है ए, आस्तिक। ठीक है दोस्तों। 11वां प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दोस्तों दो वर्णों के मेल या जोड़ से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, ए। 12वां प्रश्न है, संधि के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जो संधि के प्रकार होते हैं वो है 3। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी। 13वां प्रश्न है, राकेश का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों जब हम राकेश का संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा रा का धन ईश। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों जब हम भानुदय का संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा भानुदन उदय। अब जब छोटा उ और छोटा उ मिलकर बड़ा उ बनाते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे, दीर्घ संधि उन शब्दों में होती है जहां पर बड़ा आ या बड़ी ई का उच्चारण होता है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है दोस्तों। 15वां प्रश्न है, अतिधन आचार संधि विच्छेद है। तो अतिधन आचार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अत्याचार का। ठीक है। ऑप्शन नंबर इज बी, राइट। 16वां प्रश्न है, अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। दोस्तों जब अ धन ई बराबर ए का उच्चारण होता है तो वहां पर गुण संधि होती है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण दे दूं, रमेश, तो इसमें क्या हो रहा है, एस, ए का उच्चारण हो रहा है तो वहां पर गुण संधि है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप। तो दोस्तों 17वां प्रश्न है हमारा, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों जब हम प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा प्रतिधन उत्तर। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी। ठीक है दोस्तों। जो प्रत्युत्तर है वो यण संधि का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या है, छोटी ई और छोटा उ मिलकर य का उच्चारण कर रहे हैं और जहां पर य का उच्चारण होता है वहां पर यण संधि होती है। ठीक है दोस्तों। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है। दोस्तों जो हमारा कर्मधारय समास होता है वह उसका जो पहला पद होता है वह विशेषण को बताता है और दूसरा पद उसकी विशेषता को दर्शाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, नीलोत्पल, क्योंकि क्या है, जो इसका मीनिंग है नील के समान कमल। ठीक है दोस्तों। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि सूरजमुखी, इसका मतलब हो गया सूरज के समान मुख। और एक उदाहरण हम महात्मा ले लेते हैं, इसका मतलब होता है महान है जिसकी आत्मा, या महान है जो आत्मा। ठीक है दोस्तों।
और 19वां प्रश्न है चतुरानन में समास है। तो चतुरानन में जो समास होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसके जो पहला पद है और दूसरा पद मिलकर जब किसी अन्य पद को या अन्य किसी विशेष पद की ओर संकेत करते हैं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। देखिए जैसे चतुरानन, चतुरानन हम किसको बोलते हैं, जिसके 4 मुख हैं, और 4 मुख किसके होते हैं हमारे यहाँ, ब्रह्मा जी के, है ना। तो वो बहुव्रीहि का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण है हमारे नीलकंठ। नीलकंठ किसके लिए प्रयुक्त होता है, हमारे महादेव के लिए। या नीला है जिसका गला, किसका गला नीला होता है ना, तो वो है महादेव। और इसमें हम पीताम्बर ले सकते हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, और पीले वस्त्र कौन पहनता है, हमारे श्री कृष्ण जी। तो ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। अब इसमें ये उदाहरण पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, पंचनन, क्योंकि ये 5 चीजों को दर्शा रहा है ना। ठीक है, और 21वां प्रश्न है चौराहा में समास है। तो दोस्तों जो चौराहा में समास होगा वो हमारा होगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास क्या होता है, जो इसका जो पहला पद होता है दोस्तों वो हमारी संख्या को दर्शाता है। ठीक है, संख्या को दर्शाता है, और दूसरा पद संज्ञा होती है। तो इसमें जो चौराहा है वो 4 रास्तों को दर्शा रहा है ना। और ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि नवरात्र, ये हमारे 9 दिनों को दर्शा रहा है। और एक उदाहरण और ले लेते हैं, तिरंगा, जो हमारे 3 रंगों को दर्शा रहा है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई बहन में कौन सा समास है। तो जो भाई बहन में हमारा समास होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या है, जब पहले पद और दूसरे पद का विग्रह किया जाता है तो उसके बीच में या अथवा और शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, या उसके बीच में हम इस तरह से डैश लगा देते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि इसके उदाहरण है, एक तो भाई बहन है, दूसरा हो गया माता पिता, इनके बीच में भी हम माता और पिता या माता या पिता बोल सकते हैं, इधर उधर, है ना, और यहाँ वहाँ। तो ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये वो शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, और ये शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, जलज। ठीक है, जो जलज का रूढ़ शब्द है वो है कमल, ये कमल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो देशज शब्द है ये वो शब्द होते हैं जो बाहर देश से लिए जाते हैं। ठीक है, और इनका हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग भी करते हैं, और ये बाद में प्रचलन में आती है और हमारी भाषा का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो इसमें ढिबरी, पगड़ी, ढोर, ये सब देशज शब्द है, और जो देशज नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अब हम 25वां प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जो रूढ़ शब्द होते हैं ये वह शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर कोई भी अर्थ ना निकले। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वैभव। और मलयज, जलज और पंकज जो है ये योग रूढ़ शब्द है जिनका प्रयोग कमल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।